and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 26th June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about a new ordinance passed by Government of India, according to which RBI will now regulate cooperative banks. And this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं. तो एज आई सेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉट कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर आरबीआई's रेगुलेशन फ्रॉम नाउ ऑन with help of an ordinance. Till now, cooperative banks were monitored and regulated by state governments of their respective states. पिछले साल इन सितंबर 2019, आप सबको पता होगा, मैंने भी कई सारे आर्टिकल कवर किए थे रिगार्डिंग अ बैंक फ्रॉड इन Punjab and Maharashtra Cooperative Bank, PMC bank fraud that was of worth rupees 4,500 crores. और इस बैंक फ्रॉड के बाद से कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर गवर्नेंस रिलेटेड कई सारे इश्यूज निकल के आ रहे थे. इस बैंक फ्रॉड के बाद आपको पता है कुछ लोग तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ लोगों ने तो सुसाइड कर लिया, कुछ लोगों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उनका जीवन भर का कमाई का पैसा बैंक्स में रखा हुआ था और उनके विड्रॉल लिमिट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया. तो इसके बाद से इस तरह के बैंक फ्रॉड्स को, खासकर कोऑपरेटिव बैंक्स में पुअर गवर्नेंस के इशूज़ निकल के आ रहे थे. एंड टू अवॉइड सच बैंक फ्रॉड्स इन फ्यूचर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ हैज़ कम अप विथ अ न्यू रेगुलेशन. सबसे पहले तो फरवरी महीने में ही यूनियन कैबिनेट ने एक अमेंडमेंट अप्रूव किया था टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अकॉर्डिंग टू विच कोऑपरेटिव बैंक्स वर टू बी नाउ रेगुलेटेड बाय आरबीआई. लेकिन वो अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं हो पाया, वो अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो पाया बिकॉज आफ्टर दैट तो कोविड-19 के कारण अभी हमारा सेशन आ ही नहीं पाया पार्लियामेंट का. एंड दैट इज़ वाई नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड एन ऑर्डिनेंस, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस नाउ all the cooperative banks, 1482 urban cooperative banks and 58 multi-state cooperative banks have been now brought under RBI's overall regulatory control. एक बार जरा कोऑपरेटिव बैंक्स कैसे, किस मामले में अलग हैं बाकी सारे कॉमर्शियल बैंक से, वो ज़रा ब्रीफली समझ लेते हैं. तो देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स काफ़ी आज़ादी के पहले के टाइम से कई सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे देश में फंक्शन कर रहे हैं. कोऑपरेटिव बैंक्स का जो पर्पस था, जो उसका कॉन्सेप्ट था, वो समझते हैं. उसमें स्टार्टिंग के टाइम में कुछ 10-20 बड़े लोग, जो रिच लोग थे उस टाइम के, मर्चेंट लोग, वो मिल करके उन्होंने अपना पैसा एक जगह पूल कर दिया, एक जगह अपना सारा पैसा रख दिया. मान लो किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 20,000 दिया, और फिर उसमें से जिसको भी ज़रूरत होती थी, जिस भी मर्चेंट को ज़रूरत होती थी, उसको लोन दिया जाता था. एंड दैट मर्चेंट हु बोरोड फ्रॉम दैट कोऑपरेटिव बैंक यूज्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट लोन अमाउंट. धीरे धीरे नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ते गए और डिपॉजिट का अमाउंट भी कम होता गया. तो धीरे धीरे हुआ क्या कि बहुत सारे हज़ारों में इस तरह के मेंबर्स हो गए. तो टेक्निकली अभी भी कोऑपरेटिव बैंक और बाकी सारे कॉमर्शियल बैंक में अगर टेक्निकल अंतर देखा जाए तो बस यही है कि जो भी डिपॉजिटर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जो अपना पैसा डालते हैं बैंक के अंदर, दे आर लाइक ओनर ऑफ द बैंक. एक तरह से वो ओनर हैं. बाकी सारे कॉमर्शियल बैंक्स में यू आर नॉट ओनर. लेकिन ये खाली अब नॉमिनल सेंस में रह गया दैट दे आर ओनर. बाकी इन ऑल प्रैक्टिकल सेंस दीज कोऑपरेटिव बैंक्स आर वर्किंग लाइक एनी अदर कॉमर्शियल बैंक्स ओनली. आफ्टर इंडिपेंडेंस धीरे धीरे इन सारे कोऑपरेटिव बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, एंड दे हैव बीन ब्रॉट अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स एम्बिट. तो उसके बाद से मोर और लेस देयर फंक्शनिंग हैज़ बीन लाइक ए कॉमर्शियल बैंक ओनली. लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा है कि अगर आप उसमें पैसा डालते हैं तो स्टार्टिंग से इस तरह कॉन्सेप्ट चल रहा है कि तो आप भी जितना परसेंट का पैसा आपने डाला है उतने परसेंट के आप ओनर हैं. बट दैट इज़ फॉर द नेम सेक. इन प्रैक्टिकल सेंस यू डू नॉट एंजॉय एनी डिसीजन मेकिंग पावर इवन इफ यू हैव डिपॉजिटेड सम अमाउंट of money in cooperative bank. And cooperative banks are now regulated under Banking Regulation Act and Banking Laws Cooperative Society Act of 1955. तो बाकी हर एक सेंस में कोऑपरेटिव बैंक्स का जो फंक्शनिंग है
आज के टाइम में इट इज़ मोर और लेस लाइक एनी अदर कॉमर्शियल बैंक। अब जरा समझते हैं कि आखिर कोऑपरेटिव बैंक्स, एक पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक जब फेल हुआ, उसके अंदर स्कैम के केसेस निकल के आए, उसके बाद से इतना ज़्यादा ह्यू एंड क्राई क्यों मचा हुआ हमारे देश में? वाई भारत सरकार को अलग से कानून बनाना पड़ा इन ऑर्डर टू रेगुलेट कोऑपरेटिव बैंक्स? तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा द सिग्निफिकेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर फॉर एनी इकोनॉमी। बैंकिंग सेक्टर इज़ नोन एज लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी। ज़रा समझते हैं क्यों। देखो और समझो, मान लो एक इंडिविजुअल है, हम और आप कोई भी हो सकते हैं, एंड वी अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी एज अ पार्ट ऑफ आवर मंथली और रेगुलर इनकम। सो वट एवर वी अर्न एज एन इनकम, अ पार्ट ऑफ इट इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वट एवर वी कंज्यूम, एंड रिमेनिंग जो भी बच जाता है पैसा, दैट इज आवर सेविंग। And what we do with this saving, we put this saving in some financial system। हम हो सकता है इसका शेयर मार्केट में पैसा लगा दें, म्यूचुअल फंड में लगा दें, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल सिस्टम अभी भी हमारे कंट्री में है, जो सबसे एफिशिएंट है, वो है बैंक्स। तो मोर और लेस ज़्यादातर लोग अपना सेविंग का पैसा बैंक्स में रखते हैं, और बैंक्स फिर क्या करता है इस पैसे का? बैंक मोबिलाइज, बैंक देन चैनलाइज द सेम मनी टू सम बिजनेस हाउसेस। जो भी कंपनियां हैं, जो भी बिजनेसेस हैं छोटे बड़े, उनको बैंक्स लोन देता है बिजनेस हाउसेस को, ताकि बिजनेस हाउसेस इन पैसों से फैक्ट्री लगाए, सर्विस सेंटर लगाए, कुछ भी नया ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करे। और इन फैक्ट्रीज़ की मदद से व्हाट दिस बिजनेसेस विल डू, दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। वही गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कंज्यूम करते हैं, एट द सेम टाइम दीज फैक्ट्रीज विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे हमें काम मिलेगा और हमें इनकम जनरेट होगा। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है एक इकोनॉमी का, वो बनता है। हमें नौकरी भी मिलती है, प्रोडक्शन भी होता है, कंपनियां भी बनती हैं, हमारी इनकम भी होती है, सेविंग्स भी होता है। और इन सब में आप देख रहे हैं कि जो सबसे की रोल प्ले कर रहा है वो है ये फाइनेंशियल सिस्टम, द बैंक्स। अगर बैंक्स हमारे सेविंग्स को मोबिलाइज ना करे तो ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का इफेक्टिवनेस ख़राब हो जाएगा। और बैंक्स के अंदर किसी भी तरह का फेलियर होना, स्कैम होना, दैट इज़ अ चैलेंज टू एंटायर इकोनॉमी, बिकॉज बैंक्स आर कंसिडर्ड टू बी लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी। तो बैंक्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, उनका फेलियर होना बहुत बुरी बात है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और जब से पीएमसी बैंक का फेलियर हुआ, जब से उसके स्कैम के इशूज़ निकल के आए हैं, तब से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड नाउ स्टार्टेड टू प्लान सम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू रेगुलेट cooperative banks in better manner in order to avoid such fiascos in future। इस तरह के प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ना हो, ताकि लोगों का बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंस बना रहे। अगर क्योंकि बैंक सिस्टम्स में फेल हो जाए, बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंस लोगों का ख़राब हो जाए, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेट अस सी व्हाट इफ़ पीपल लूजेज कॉन्फिडेंस इन द बैंक। अगर मान लो एक दो बार इस तरह की आपने न्यूज़ सुन ली कि उसका पैसा इस बैंक में था और वो बैंक डूब गया, और आपका पैसा, उस आपके दोस्त का पैसा डूब गया, उसको वापस मिला नहीं, तो आप करेंगे क्या? फिर आप अपना पैसा बैंक में रखने के बजाय कुछ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मोड जैसे गोल्ड में लगा देंगे या रियल एस्टेट में लगा देंगे, घर खरीद लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपके लिए तो ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, आपने गोल्ड में पैसा लगा दिया, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा और आपके लिए तो इनकम जनरेट होगा। आपने घर में पैसा लगा दिया, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि इसका प्राइस ऊपर जाए, तो एट इंडिविजुअल लेवल यू माइट बेनिफिटेड। बट ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, ये ख़राब हो जाएगा, बिकॉज दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, बैंक में इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट गुड फॉर इंटायर इकोनॉमी, बिकॉज दीज आर नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। ये आप पर्सनल लेवल पे प्रोडक्टिव है, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पे, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे ये नॉन प्रोडक्टिव है, बिकॉज दे आर नॉट मोबिलाइजिंग फंड। ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जिसमें पैसा मोबिलाइज हो रहा है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, वो सब रुक जाएगा। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहना फाइनेंशियल सिस्टम में, खासकर बैंकिंग सिस्टम में, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज पीपल विल टेंड टू मूव मोर एंड मोर टुवर्ड्स सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड that will have negative impact on overall economy। अब जरा एक बार रेगुलेटर्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर्स के बारे में भी देख लेते हैं। इससे रिलेटेड आर्टिकल मैंने हाल फिलहाल में भी कवर किया था, जहाँ हमने आपको बताया था कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी कई सारे रेगुलेटर हैं, जैसे आरबीआई इज़ ए रेगुलेटर ओनली, इट रेगुलेट्स बैंक्स, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रेगुलेट करता है, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट करता है, फॉरेक्स मार्केट को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट रेगुलेट्स शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल।
Insurance Regulatory Development Authority of India, it is another kind of regulator in financial sector. It regulates all kind of insurance companies, may it be private or public. Forward Market Commission, it regulates forward market trading, may it be commodity or non-commodity trading. फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट रेगुलेट्स पेंशन फंड्स का चलाने वाली, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो या प्राइवेट एजेंसी, उनके पेंशन फंड की जितनी भी स्कीम्स हैं या सेक्टर्स हैं उनको रेगुलेट करता है PFRDA। अब जो ये नया न्यूज़ है, करंट न्यूज़ है, वो ये है दैट RBI विल नाउ रेगुलेट cooperative banks too according to an ordinance passed by the union government. The next article is taken from international segment. It is regarding 70th anniversary of Korean War. This topic is important from our syllabus paper 2 world history point of view. यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि APSC के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, बट फिर भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जानने चाहिए ताकि आप उनको यूटिलाइज करके एक बेहतर एस्से लिख सकें. यू मस्ट हैव सम गुड आइडिया अबाउट important events of world history. अब जरा करंट न्यूज़ समझते हैं. द करंट न्यूज़ सेज दैट ऑन 25 जून यानी कि कल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया मार्क 70th एनिवर्सरी ऑफ द स्टार्ट ऑफ कोरियन वॉर. तो आज से 70 साल पहले 1950 में कोरियन वॉर लड़ा गया था. कोरियन वॉर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वर्ल्ड हिस्ट्री में. कोरियन वॉर मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर. तो एक बार जरा कोरियन वॉर समझते हैं. देखो कोरियन वॉर का बैकग्राउंड इज़ रूटेड इन द कोल्ड वॉर. देखो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ उसके बाद से द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स. वन वाज US ब्लॉक that wanted to spread the idea of capitalism across the world, and another one was the USSR bloc that wanted to spread the idea of communism across the world. और इस कारण से ये जो 2 मेजर पावरफुल कंट्रीज़ थे उन्होंने अपने अलाइज के साथ US ब्लॉक और USSR ब्लॉक बना दिया एंड वर्ल्ड इंटर इनटू अ फेज ऑफ कोल्ड वॉर. इट इज़ नोन एज कोल्ड वॉर बिकॉज देयर वाज नो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट और नो डायरेक्ट वॉर बिटवीन दीज 2 मेजर पावर, बट इट वाज एन एज ऑफ प्रॉक्सी वॉर जहाँ ये दोनों मेजर पावर डायरेक्टली नहीं लड़ते थे, इनडायरेक्टली किसी थर्ड प्लेस पे इनडायरेक्ट तरीके से लड़ते थे. दैट इज़ वाई दिस फेज फ्रॉम 1947 टू 1991 when these 2 major superpower US and USSR engaged against each other but not directly but through series of proxy wars, and that is why it is known as Cold War because it was fought as proxy war. Proxy war मतलब indirect war. And this continued from 1947 to 1991. Right after end of World War II, it continued till 1991 until USSR disintegrated. तो एक बार जरा सा प्रॉक्सी वॉर का भी मतलब समझ लेते हैं. देखो मान लो एक पावरफुल ब्लॉक है A, इस केस में मान लो ये है USA और दूसरा है पावरफुल ब्लॉक USSR. अब A अपने किसी फ्रेंड C को कन्विंस करेगा कि तुम D के साथ लड़ो जो B का फ्रेंड है. दैट इज़ नोन एज प्रॉक्सी वॉर, इनडायरेक्ट वॉर. और ये पूरा का पूरा जो कोल्ड वॉर टाइम है दैट वाज एज ऑफ प्रॉक्सी वॉर. और इसमें जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी वॉर लड़ा गया था वो था कोरियन पेनिनसुला में, जब USSR ब्लॉक was convincing its partner in North Korea कि you fight against South Korea that was a partner of US bloc. So it was one of the first and most prominent proxy war fought during Cold War time. It started on 25 जून 1970 और इस कारण से कल इसके 70 ईयर्स पूरे हुए जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है. अब जरा सा ब्रीफली कोरिया की हिस्ट्री समझ लेते हैं. देखो ये है कोरियन पेनिनसुला, आप देख सकते हैं कोरियन पेनिनसुला. इट इज़ अटैच्ड विथ चाइना और यहाँ ऊपर वाले एंड में इट इज़ ऑल्सो शेयरिंग बॉर्डर विथ रसिया. छोटा सा बॉर्डर इट शेयर्स विथ रसिया. एंड कोरिया वाज 1 कंट्री, इट वाज नॉट 2 कंट्री. नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जैसे आज है वैसा ये नहीं हुआ करता था. इट वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कोरिया टिल 1910. लेकिन 1910 में जापान ने कोरिया को कैप्चर कर लिया और उसके बाद इट रिमेन्ड पार्ट ऑफ जापान टिल 1945. बट आफ्टर डिफीट ऑफ जापान इन वर्ल्ड वॉर 2 कोरिया वाज मेड अगेन इंडिपेंडेंट कंट्री. लेकिन उसके बाद जब जापान डिफीट हुआ उसके 2 सिटीज़ पे न्यूक्लियर वेपन गिराए गए, नागासाकी और हिरोशिमा पे. उसके बाद जापान पूरी तरह से डिफीट हो गया तो जापान ने कोरिया का कंट्रोल गिव अप कर दिया एंड कोरिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री. बट उसके बाद से ही वर्ल्ड वॉर 2 तो ख़त्म हो गया बट वर्ल्ड इंटर इनटू अ फेज ऑफ कोल्ड वॉर वेयर USSR ब्लॉक वांटेड टू हैव communist government across the world and US wanted to have capitalist government across the world.
लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस कारण से अब दोनों ही ब्लॉक चाहने लगे कि यहाँ पे यूएसएसआर चाहता था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाए और यूएस चाहता था कि लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट आ जाए। तो रसिया ने, चूँकि रसिया का बॉर्डर नॉर्थ साइड में, तो रसिया ने इस साइड से प्रमोट करना शुरू किया, एक तरह के इन्फ्लुएंस को प्रमोट करना शुरू किया, यहाँ के लोगों को कन्विंस करना शुरू किया टुवार्ड्स कम्युनिज्म। जबकि यूएस ने यहाँ सदर्न साइड से कन्विंस करना शुरू किया और यूएस ने यहाँ सदर्न साइड से स्प्रेड करने की कोशिश की द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म। और धीरे धीरे हुआ क्या कि ये पूरी कंट्री एक तरह से सिविल वॉर में चली गई, जहाँ पे नॉर्थ के लोग दे वांटेड टू हैव अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लाइक द इट वाज इन यूएसएसआर एंड दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ यूएसएसआर ब्लॉक, जबकि साउथ के लोग दे वांटेड टू हैव अ कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट, द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ इन यूएस। तो अब इस तरीके से एक सिविल वॉर छिड़ गया इस देश में। एंड दिस वॉर स्टार्टेड इन 1950 ऑन 25 जून, जिसके अभी 70 साल पूरे हुए, और ये वॉर कंटिन्यूड फॉर 3 ईयर्स। इट कंटिन्यूड फ्रॉम 1950 टू 1953। अल्टीमेटली ये वॉर काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, 3 सालों तक चलता रहा, जहाँ नॉर्थ साइड के लोगों को सपोर्ट करता रहा यूएसएसआर, जबकि साउथ साइड से लोगों को सपोर्ट करता रहा यूएस। एंड फाइनली 1953 वॉर को ख़त्म किया एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। लोगों ने, दोनों साइड के नॉर्थ और साउथ कोरिया साइड के लोगों ने मिल करके इस वॉर को ख़त्म किया एज ए रिजल्ट ऑफ एन आर्मस्टिस एंड एग्रीमेंट वेयर दे डिसाइडेड दैट लेट अस डिवाइड दिस कंट्री अकॉर्डिंग अलॉन्ग विथ 38 पैरेलल लैटिट्यूड। तो ये 38 पैरेलल लैटिट्यूड के अलॉन्ग उन्होंने अपने कंट्री को डिवाइड कर दिया इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। एंड देन नॉर्थ कोरिया बिकेम अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बिकॉज इट पीपल ऑफ दिस रीजन ऑलवेज वांटेड टू हैव कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। और धीरे धीरे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डीजेनरेटेड इनटू अ डिक्टेटरशिप। और आपको पता है कि आज के वहाँ के डिक्टेटर हैं किम जोंग। जबकि साउथ कोरिया वेंट फॉर ए डेमोक्रेटिक लिबरल गवर्नमेंट, अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एंड स्लोली it became more and more liberal open economy the way we have US। उसी तरह की इकोनॉमी साउथ कोरिया भी बन गई एंड इट became major ally of US also। तो नेचुरली इन दोनों कंट्रीज़ की पॉलिटिकल सिस्टम अलग हैं और इनका ओरिजिन ही इस तरह से हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ हॉस्टिलिटी। जब दोनों साइड के लोग आपस में वॉर करते रहे एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हॉस्टिलिटी द कंट्री वाज डिवाइडेड। दे हैव सिमिलर हिस्ट्री लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान हैव। तो नेचुरली इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हॉस्टिलिटी होगी और आज भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बहुत ही मेजर हॉस्टिलिटी है। और ये जो आर्टिकल है दैट हैज़ बीन published as a result of or on the occasion of 70 years of Korean War। और इस आर्टिकल में यही लिखा गया कि 70 साल के बाद भी, कोरियन पेनिनसुला में 70 साल के बाद भी और आज भी इन दोनों कंट्रीज़ के लोगों में अगर आप देखें तो एथनिकली, कल्चरली दोनों कंट्रीज़ के लोग बिल्कुल सेम हैं। उनका कल्चर, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस बिल्कुल एक जैसे हैं, उनका ओवरऑल रेस एक है, लेकिन फिर भी इनके बीच में इतनी हॉस्टिलिटी इसलिए है बिकॉज दिस हॉस्टिलिटी इज रूटेड इन कोल्ड वॉर टाइम। जो नॉर्थ के लोग हैं दे हैव बीन एंट्रेंच्ड विद द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म, वाइल साउथ के लोग जो हैं दे हैव बीन एंट्रेंच्ड विद द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। सो दिस इज़ द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर एंड दिस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रॉक्सी वॉर कि जिन दो कंट्रीज़ ने लड़ाइयाँ लड़ी, जिनको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करना था, दे नेवर फेस्ड ईच अदर बट दे फेस्ड ईच अदर थ्रू अ प्रॉक्सी मैनर। एंड दोज कंट्रीज हु वर प्रॉक्सी आर स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम्स एंड द चैलेंजेस बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द प्रॉक्सी wars। The next article is taken from National Segment. It reads, CBSE and ICSE cancels pending exams. Next semester to be fully online at IIT Bombay and others likely to follow. So this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially the subtopic education point of view. देखो, यूनियन गवर्नमेंट ने CBSE के साथ मिलकर के फैसला लिया है कि जो भी पेंडिंग एग्जाम्स थे क्लास 10th और 12th के, जो पहले शेड्यूल किए गए थे कि 1 से 15 जुलाई में कराए जाएंगे, अब उनको कैंसिल कर दिया गया। और इसी तरह से ICSE बोर्ड ने भी अब फैसला लिया है दैट इट विल कैंसिल द पेंडिंग एग्जाम्स। साथ ही साथ द हिंदू में इस तरह का एक आर्टिकल आया है जहाँ पे IIT मुंबई ने अब अनाउंस किया है कि जो उनका अगला सेमेस्टर होगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगा। IIT will conduct all classes in online mode till the end of this year। तो what this hints at, ये अब सब चीज़ें क्या हमें इंडिकेट कर रही हैं दैट
change is ahead and we must adopt. This is a new normal and we have to adopt according to this normal. चाहे हम जिस भी जगह पे हों, अब जब हमारे देश की जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT Bombay is the premier institute, the topmost best institute of our country, that has also now decided to move to the online mode. So all other teaching platforms, that they must adapt to this new normal situation, because this is going to be a reality at least for a year to come, and we must transform ourselves, we must adapt ourselves, we must upgrade ourselves to this new platform, and we must become comfortable with this, because this is going to be a new normal. This is a change that we must embrace. लेकिन कुछ एक चैलेंजेस तो होंगे ही होंगे. देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, और इससे रिलेटेड चैलेंजेस जब आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे कि बताओ ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन टीचिंग के क्या क्या चैलेंजेस हैं. सबसे बड़ा चैलेंज है इनर्सिया. टीचर्स को पढ़ाने की आदत है ऑफलाइन क्लासेस में, और स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने की आदत है फेस टू फेस, एंड दिस चेंज हैज़ बीन अ सडन चेंज, दिस हैज़ बीन एन इम्पोज चेंज. एकाएक से लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया और हम सब को एक बार के लिए बंद कर दिया गया. दिस इज़ नॉट ए ग्रेजुअल चेंज, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ सेटबैक for both teachers community as well as student community, and both community are facing problem, and that is why both communities, people from both communities are under anxiety, under stress, and that is why it is going to be a challenge to adapt to the new system, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है. उसके अलावा so many skill training program, teaching program जो TET के एग्जाम्स होते हैं, all of them they never emphasized on online teaching skills. Online teaching skills तो कभी किसी ने चेक किया ही नहीं. Our teachers are not ready for this online teaching mode, so it is going to be very difficult for us to adapt to this new platform. So these are going to be certain challenges, and that will negatively impact. This will put resistance in our adaptation to this new normal. फोकस एरिया हमें कहाँ रखना है, हमें अब नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आने, हाउ वी कैन अडाप्ट, ये भी हमें अपने आंसर में लिखना होगा. हो सकता है इस पर ऐसे भी आ जाए. वी हैव टू अडाप्ट, हमें नए प्रोजेक्ट्स लाने होंगे यूनिवर्सिटीज़ में. वी नीड टू नाउ बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ सो दैट दे बिकम कैपेबल ऑफ गिविंग ऑनलाइन ट्रेनिंग. उसके अलावा हमें अपने देश में जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनकी रिकॉग्निशन को अब इम्प्रूव बनाना होगा. अभी तक प्रॉब्लम क्या है कि जो भी ऑनलाइन कोर्सेज या डिस्टेंस कोर्सेज होते हैं उनकी उतनी रिकॉग्निशन नहीं होती है, उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती है. बट नाउ वी विल हैव टू बिल्ड दैट. वी नीड टू डेवलप ए प्रॉपर इकोसिस्टम, ताकि ऑनलाइन कोर्सेज को अच्छे तरीके से लिया जाए, उन पे अच्छे तरीके से ग्रेडिंग हो, और उनकी फिर मार्केट में रियल वैल्यू या डिमांड निकल के आए. दिस इज़ द न्यू थिंग दैट वी मस्ट अडॉप्ट. उसके अलावा जो असेसमेंट मेथड है, जो एग्ज़ाम का मेथड है, उसको हमें चेंज करना होगा. टीचिंग मेथड को हमें चेंज करना होगा. अभी तक हमारा असेसमेंट मेथड है दैट वी गो इन द एग्ज़ाम सेंटर एंड वी राइट एग्ज़ाम. वी नीड टू अडाप्ट दैट, वी नीड टू चेंज दैट. और अब हमें एक नया अप्रोच लेना होगा फॉर दिस असेसमेंट. हो सकता है कि हमें कुछ लाइव फेस टू फेस ऑनलाइन इंटरव्यू लेकर के असेसमेंट लिया जाए, या ऑनलाइन ओपन बुक कराया जाए. अभी ओपन बुक जब DU ने अनाउंस किया या फिर JNU ने अनाउंस किया तो उसके अगेंस्ट काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है कि ओपन बुक एग्जाम विल लीड टू अ लॉट ऑफ हिंड्रेंस. लेकिन अब दिस इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू अडाप्ट टू दिस ओपन बुक, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल, एंड इफ़ वी डू नॉट अडाप्ट टू इट देन वी विल लैग बिहाइंड, क्योंकि दुनिया भर की कंट्रीज अब इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ रही हैं. The next article is taken from Assam segment. It is about disaster management in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam disaster management point of view. देखो इस आर्टिकल में, इस सेगमेंट में हम दो आर्टिकल को साथ में लेंगे. वन इज़ अबाउट फ्लड इन असम एंड अनदर वन इज़ अबाउट असम गैस लीक. इन दोनों को साथ में लेने का पर्पस ये है दैट बोथ ऑफ देम आर एग्जाम्पल ऑफ डिजास्टर, बट वन इज़ एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर, अनदर वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड डिजास्टर. तो अगर कभी मान लो इस साल APSC मेंस में डिजास्टर पे सवाल आ जाए तो आपको फिर इन दोनों एग्जाम्पल्स को ज़रूर लिखना है एज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिजास्टर. पहला न्यूज़ तो यही कह रहा है दैट अ 2-year-old गर्ल वाज किल्ड इन ए लैंडस्लाइड एंड ए फ्लड इन असम एंड अरुणाचल प्रदेश एज लार्ज पार्ट ऑफ बोथ स्टेट्स ऑन थर्सडे रील्ड अंडर हेवी रेन. तो भारी बारिश हुई और इस कारण से कुछ लोगों की डेथ भी हो गई. दिस इंसिडेंट इज ऑफ कोर्स इन अनफॉर्चुनेट बट नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट a day's bulletin from Assam State Disaster Management Authority said that nearly 2 lakh people were affected by the floods while 11,500 odd person are in the relief camp. तो ये जो 2 लाख का नंबर है आप अपने
आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। उसके अलावा लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसको कैसे सेटअप किया गया है। सो फॉर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ एन एक्ट, यूनियन एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट, जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर इन इंडिया। और इस एक्ट के हिसाब से, इस एक्ट के बेसिस पे 3 अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एट द सेंट्रल लेवल, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन है द प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा 9 और भी मेंबर्स होते हैं ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी का पर्पस होता है कि नेशनल लेवल पे, लार्जर स्केल पे जो डिजास्टर्स हों उसके लिए एक प्रॉपर मिटिगेशन स्ट्रैटेजी डिसाइड करे। उसके अलावा स्टेट लेवल पे जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है दैट इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स एंड द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेज्ड ऑन द पॉलिसीज एंड प्लान्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन सेटअप अंडर सेक्शन 25 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर, चाहे जिस अलग अलग स्टेट में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, दे हेड द अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एज इट्स चेयरपर्सन। अब जो दूसरा न्यूज़ है वो ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 25 करोड़ का फाइन लगाया है ऑयल इंडिया लिमिटेड पे फॉर इट्स फेलियर टू कर्ब द भगजन ब्लो आउट ट्रेजेडी। आप सबको पता है कि ये ऑयल फील्ड से लीक हो रहा है पिछले 1 महीने से, और 9 जून को तो यहाँ पे आग भी लग गई जिसके कारण 2 फायर फाइटर्स डाइड। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऊपर फाइन लगाया 25 करोड़ का, एंड इट हैज़ फाउंड दैट ऑयल इंडिया लिमिटेड वाज इन नेग्लिजेंस एंड दैट लीड टू दिस डिजास्टर। एक बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में भी जरा समझ लेते हैं। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड बॉडी सेटअप अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010, जिसका मेन पर्पस ये कि इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं, जो भी केसेस हैं, उनको स्पीडी तरीके से रिजॉल्व किया जाए। तो अब इन्वायरमेंट रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं जाते हैं, वो एनजीटी में जाते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम है कि 6 महीने के अंदर इस तरह के सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे, उन पर फैसला सुना दे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ सिटिंग इन 5 प्लेसेस। इसका जो प्रिंसिपल सीट है वो है दिल्ली में। उसके अलावा इट हैज़ ऑफिसेज इन भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो चेयरपर्सन होते हैं इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में किसी भी वक्त कम से कम 10 मेंबर हो सकते हैं या मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द चेयरपर्सन। एंड सम मेंबर्स आर रिटायर्ड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड अदर मेंबर्स आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पावर्स भी देख लेते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेस that are related to environment issues and they are not bound by the civil procedure code, they are guided by the idea of natural justice। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, ये प्रीलिम्स में एज इट इज स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ जाएगा। एंड एनजीटी बाय एन ऑर्डर कैन प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ पॉल्यूशन। जैसे इस पर्टिकुलर केस में एनजीटी ने फाइन लगाया 25 करोड़ का, और हो सकता है कि उस पैसे का इस्तेमाल करे टू प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज एनजीटी अकॉर्डिंग टू एनजीटी एक्ट हैज़ पावर टू प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपनसेशन बाय इम्पोजिंग फाइन। एनजीटी एडजुडिकेट्स फॉलोइंग लॉज। तो इन सारे कानून को इम्प्लीमेंट करना, यानी कि इन सारे कानूनों को अगर कोई तोड़ता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का काम या पावर दिया गया है एनजीटी को। एंड दीज लॉज आर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट ऑफ 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 1972। आई एम सो सॉरी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 डज नॉट कम अंडर एडजुडिकेशन ऑफ एनजीटी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज आई सेड हाउ टू यूज दिस इन एग्जाम। इस साल अगर डिजास्टर पे सवाल आ जाए तो आपको पहले बताना है कि डिजास्टर आर ऑफ 2 टाइप, नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर। और नेचुरल डिजास्टर में आपको लैंडस्लाइड का एग्जांपल जरूर देना है जो बराक वैली में आया था, उसके अलावा करंट फ्लड का एग्जांपल देना। और मैन मेड डिजास्टर में आपको भगजन ऑयल वेल 5 एक्सप्लोजन जरूर लिखना है। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 476 to
478. Topic number 476 is ecotone. Ecotone is a transition area between two biomes. It is where two communities meet and integrate. A river bank is an example of ecotone because between aquatic and terrestrial ecosystem. Ecotone for marine and terrestrial ecosystem will be estuary, mangrove, forest and deltas. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 477 is about eco-sensitive area. Eco-sensitive zone or eco-sensitive areas are within 10 km around protected areas, national park or wildlife sanctuaries. Eco-sensitive zones are notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change of Government of India under Environment Protection Act of 1986. Section 3 subclause 2 subclause V of the Act says that central government can restrict area in which any industries, operations or processes or class of industry, operations or processes shall not be carried out or shall be carried out subject to certain safeguards. Biomedical waste is topic number 478. Biomedical waste comprises of human and animal anatomical waste, treatment apparatus like needles, syringes and other materials used in healthcare facilities in the process of treatment and research. The hospitals servicing 1,000 patients or more per month are required to obtain authorization and segregation of biomedical waste into 10 categories. Pack 5 color bag for disposal. Phase out of the use of chlorinated plastic bags, gloves and blood bags within 2 years. ये सब कुछ याद नहीं करना है आपको, बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बायोमेडिकल वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से 5 अलग अलग आपको बायोमेडिकल वेस्ट के सेग्रीगेशन रखने उन सारे हॉस्पिटल्स को जो 1000 पेशेंट से ज़्यादा कैटर करते हैं हर मंथ. और बायोमेडिकल वेस्ट कंप्राइजेस बोथ ह्यूमन एज वेल एज animal anatomical waste. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 473 to 475 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 476 to 478 can be attempted by the students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.